ताबिश सोफे पर टेक लगाए बैठा था जब जलाल का फोन उसे आया। आज उसे ये सब खत्म करना था, इसलिए जलाल को उसने यही बुलवा लिया था। उसके सामने ही कुर्सी से बंदी अरफा बैठी थी। एक तरफ अपनी टूटी हड्डियां ले जमीन पर पड़ा माइक भी था। शेबी प्लीज मेरी तरफ देखो, अरफा ने उसे कहा तो वो गुस्से से बोला, अपनी जुबान बंद रखो। फिर उठकर कमरे की तरफ गया जहां बासमा मौजूद थी। शेबी मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मेरी बात सुनो शेबी, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वो मुसलसल चिल्ला रही थी। वो सिर्फ उस लड़की से मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। बड़ी मुश्किल से माइक बोलता उसको मजीद चिल्लाने पर उकसा रहा था। वो मुसलसल शेबी को पुकार रही थी। दरवाजा बंद करता वो कमरे में दाखिल हुआ तो बासमा होश में आ चुकी थी और अब वो सिमट कर बेड में बैठी हुई थी। गुड़िया, ताबिश ने उसे पुकारा तो बासमा के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आई, जो अगले ही पल एक अज़ियतनाक दर्द में बदल गई थी। वो मजीद खुद में सिमट गई थी। ताबिश घुटनों के बल जमीन पर बैठा। ऐसा मत करो गुड़िया, तुम्हारा हीरो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये नफरत और ये डर। वो उसके सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला तो बासमा ना में सर हिलाती पीछे जगह होने के बावजूद बेड ग्राउंड में घुसने की कोशिश करने लगी। बस एक बार माफ कर दो अपने हीरो को गुड़िया। उसके सामने हाथ जोड़कर बैठा था। मुझे जलाल के पास जाना है, वो सर हिलाती बोली तो ताबिश ने सर उठाया और कहा, ठीक है चली जाना, वो आ रहा है तुम्हें यहां लेने के लिए। ताबिश की बात पर उसके चेहरे पर खुशी आई थी। गुड़िया मेरी बात सुनो। जैसे ही वो आगे आने लगा तो बासमा डर कर मुस्कुराहट भी समेट चुकी थी। अब बाहर जलाल की आवाज आ रही थी। बासमा बेड से उतरने लगी मगर ताबिश को देखकर फिर रुकी, उठकर बाहर निकल गया था। और गुड़िया बाहर मत आना, जाते जाते उसे कहना भूला नहीं था। ताबिश बाहर आए तो जलाल खड़ा अरफा को घूर रहा था। अरफा भी इसकी तरफ नफरत से देख रही थी। कदमों की आहट पर जलाल ने ताबिश की तरफ देखा। क्यों किया ये सब? हाँ, जलाल ने बड़े तहम्मुल से पूछा। अरफा की हालत देखकर उसे लगा था कि शायद ताबिश का इस सब में हाथ ना हो। तुम जानते नहीं हो जैसे कुछ भी ना, तुम ही तो वजह हो ये सब करने की, मेरी इस हालत की। ताबिश भी सुकून से बोलता आगे आया था। मैं वजह हूं? मैंने क्या किया है? वो समझ नहीं पाया था ताबिश की नफरत की वजह। तुमने ही सब किया है जलाल, मुझे मेंटल असाइलम भिजवाया, फिर जेल में। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जलाल? जलाल क्या कसूर था मेरा? वो एकदम चिल्लाया था। जलाल के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हुए थे। तुमने मेरी शेबी को ड्रग्स के इल्जाम में जेल में डलवाया था ना, मैंने तुम्हें ड्रग्स एडिक्ट बनवाया। मेरा प्लान आखिर में जाकर गड़बड़ हुआ था, वरना तुम जेल में सड़ रहे होते। लेकिन कोई बात नहीं, ये काम तो अब भी हो जाएगा। कुर्सी से बंदी अरफा ने हंसते हुए कहा तो जलाल मुस्कुराया। तुम्हारी मां मर चुकी है। जलाल के एक जुमले ने उसकी हंसी को ब्रेक लगाई थी। बस यही आकर तुमसे भूल होगी अरफा। तुम्हारी बहन मेरे हक में बयान दे चुकी है और तुम्हारी असलियत भी सबको पता चल चुकी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अरफा ने एकदम गुस्से से कहा तो वो बोला, वो धमकी जो फोन पर दे रही थी, बंद करो ये धमकी देना अरफा, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकती। अरफा कुर्सी पर ही हाथ पांव मारती उस पर झपटने को तैयार थी। अरफा स्टॉप इट, ताबिश के चिल्लाकर कहने पर वो रुकी थी। बासमा कहाँ है ताबिश? जलाल के पूछने पर ताबिश ने कहा, वो मेरी गुड़िया है और तुम्हें नहीं दूंगा मैं जलाल। वो हंसता हुआ बोला तो जलाल मुठ्ठियां बंद करता आगे आया। उस एक लफ्ज ने आज कितना बड़ा राज खोला था जिससे शायद ताबिश खुद भी अनजान था। क्या तुमने बासमा के साथ? वो नहीं जानता था कि वो कितनी बुरी तरह गिरा था जलाल की नजरों से और उसके चेहरे का रंग एकदम ही बदला था। भाई आप अंदर न जाएं, जलाल। हट जाओ पीछे सरफराज। अरबाज उससे रास्ते से हटाता घर में दाखिल हुआ था। गेट खुला होने की वजह से उसे कोई मुश्किल नहीं हुई थी अंदर आने में। सरफराज ने भी उसके पीछे अंदर आना चाहा कि तभी कार में बड़ा अरबाज का फोन उसे वाइब्रेट करता दिखाई दिया। वहीं रुक जाओ जलाल, तुम यहां अपने किए का हिसाब देने आए हो। दोस्ती को पामाल करना तुमसे ही सीखा था मैंने। वो गुस्से से गन उस पर तान कर बोला। अपने गुस्से में वो ध्यान नहीं दे पाया था कि वो क्या बोल गया था। तुम्हारे साथ जो हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो बोलता हुआ आगे बढ़ा ही था कि जब गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी। दर्द को बर्दाश्त करता वो पीछे हुआ तो ताबिश हंस पड़ा। जलाल। अरबाज जलाल को पुकारता उसके पास आया था। उसने गुस्से भरी निगाह ताबिश पर डाली तो ताबिश शर्मिंदा हो गया था। तुम्हारा बाप भेजना चाहता था तुम्हें असाइलम,
ड्रग्स तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे बैग में रखे गए। अरबाज से खुद को छुड़वाता हुआ आगे आया था। फिर जलाल ने उसके चेहरे पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था। मैंने झूठ नहीं बोला था जलाल, मैं पागल नहीं था। डैड ने अंकल की कार के ब्रेक फेल करवाए थे। मैंने सुना था खुद। तुम सब ने मुझे पागल बना दिया। ताबिश के हाथ से गन गिर चुकी थी। बर्दाश्त और नफरत का खौल टूट गया था। उसने जलाल की तरफ देखते हुए कहा और लहजे में वही दुख था जो इतने साल पहले था। तुमने भरोसा नहीं किया मेरा। उसे हाथ मारकर पीछे धकेलता हुआ शिकवा कर रहा था। किया था भरोसा, तुम्हारा ही भरोसा किया था। जलाल ने भी उसे पीछे धक्का दिया था। कोई भी सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। याद रहे ये एक हादसा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। वो दोनों लड़के इतने समझदार नहीं कि कुछ समझ सके। फोन बंद करके वाजिद साहब जैसे ही मुड़े तो पीछे खड़ी रजा बेगम को देखकर एक पल को डरे, मगर अगले ही पल वो निडर होते उनका बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले गए थे। अगर अपनी जुबान से एक लफ्ज भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें धमका रहे थे जबकि उनके पीछे आता ताबिश घबराया हुआ था। क्यों किया आपने ऐसा? वो तो दोस्त थे ना आपके? रजा बेगम ने रोते हुए पूछा। दोस्त नहीं था मेरा, वो सिर्फ बिजनेस राइवल था जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट अब मेरी हो चुकी है और उसके दोनों बेटे जानते ही नहीं कि उनका बाप अपनी आधी जायदाद मेरे बिजनेस में डाल चुका है। वो गुरूर से हंसते हुए बोले। ताबिश मुंह पर हाथ रखकर भागा था, लेकिन उसके कदमों की आवाज वाजिद साहब सुन चुके थे। उन्होंने गुस्से से रजा बेगम को थप्पड़ मारा जो ऊंधे मुंह बेड पर गिरी। वो टहलते हुए अब नया प्लान बना रहे थे। अरबाज और जलाल कब्रिस्तान से वापस लौटे थे। सब लोग अरबाज से अफसोस करके जा रहे थे। जलाल अपने कमरे में आ गया था। मां का एहसास तो उसे मिला ही नहीं था। उसके पैदा होते ही उसकी मां इस दुनिया से चली गई थी। बाप और भाई ही उसके सहारे थे। जुनैद साहब की मौत ने उस पर खामोशी का ताला डाल दिया था। कमरे में आकर वो अपनी फैमिली फोटोग्राफ के सामने खड़ा था। शीशे में उसे ताबिश की शक्ल नजर आई तो वो मुड़ा। ताबिश उसके गले लगा। जलाल, डैड ने मारा है अंकल को। वो कह रहे थे कि उन्होंने मारा है। उसके गले लगते हुए रोते हुए उसे यह बात बता रहा था। अरबाज दरवाजा खोलकर अंदर आया तो ताबिश को रोते देखकर उसे जलाल से अलग किया। ताबिश की बात वो भी सुन चुका था, लेकिन अभी उसे जलाल की जहनी हालत की फिक्र थी। ताबिश, उसने जलाल के स्पॉट चेहरे को देखते हुए ताबिश को मना किया। अरबाज भाई, वो डैड। उसने कुछ बोलना चाहा मगर अरबाज ने उससे चुप रहने का इशारा किया। वो भी ठीक नहीं है ताबिश, तुम शाम में मिल लेना उससे और इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। अरबाज चूंकि बड़ा था तो उसे अपने भाई को भी संभालना था। ताबिश वहां से चला गया तो अरबाज ने जलाल की तरफ देखा। भाई, आप सजा दिलवाएंगे डैड के कातिल को ना? जलाल का लहजा बेलचक था और अरबाज ने उसकी बात सुनकर सर हाँ में हिला दिया था। वो क्या है ना कि मेरा बेटा आजकल अजीब अजीब बातें करने लगा है। पहले तो सिर्फ रोता था, अब तो डरने भी लगा है और कत्ल जैसे अल्फाज। वाजिद साहब अफसोस से बोल रहे थे और उनके सामने खड़ा जलाल उन्हें घूर रहा था। एकदम ही वो हंसे। कुछ देर तक वैन आने वाली है जलाल, अगर तुम यूं ही जिद करते रहे तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे दोस्त और भाई की जिंदगी में। वो मुस्कुराकर बोले मगर उनका लहजा धमकाता हुआ था। तभी कमरे से निकलकर ताबिश जलाल के पास आया था। जलाल, मैं पागल नहीं हूं, तुम बताओ ना इन्हें कि मैं पागल नहीं। वो घर के बीच में खड़ा चिल्ला रहा था। जलाल बिना कोई रिएक्शन दिए खड़ा रहा। लेकर जाओ इसे अंदर, मुलाजिम को सख्त लहजे में कहते हुए सीढ़ी से नीचे उतरकर जलाल के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। मुलाजिम जबरदस्ती ताबिश को अंदर ले गया। जलाल, तुम अभी बच्चे हो, बाप की मौत का बदला लेने के लिए भाई और दोस्त की जान तो नहीं गंवाना चाहोगे ना? उनका लहजा धमकी से भरा हुआ था। अगर मेरे भाई या ताबिश को कुछ भी हुआ तो? ताबिश मेरा बेटा है जलाल, उसे कुछ क्यों करूंगा? उसके साथ बस ये होगा कि वो पागल खाने तक जाएगा जब तक कि उसके सर से ये दोस्ती का भूत नहीं उतर जाता। तुम अपने भाई को संभालो, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो। उसी सुबह अरबाज की कार को किसी ने बुरी तरह हिट किया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। जलाल जानता था कि ये सारे काम वाजिद साहब के ही हैं क्योंकि अरबाज इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था उनके खिलाफ। जलाल जाने के लिए मुड़ा तो वाजिद साहब ने उसे रोका। यहां से चले जाओ जलाल, अगर ताबिश अपनी जिद पर कायम रहा तो शायद मैं उसे अपना बेटा होने का मार्जिन भी ना दूं। उन्होंने साफ लफ्जों में से धमकी दी थी और वो पहली बार मजबूर हुआ था।
बाप की मौत ने जहां उसकी मुस्कुराहट छीनी थी, दोस्त और भाई की हालत ने उस पर सख्ती का खौल चढ़ा दिया था। उसने सोचा था कि वो इतना मजबूत बनेगा कि कभी कोई उसे मजबूर न कर सके। फिर वो चला गया था वहां से, लेकिन नहीं जानता था कि वो ताबिश के दिल में एक बेएतबारी का बीज डाल गया था। मेरा बैग पकड़ना जरा, मुझे सांस नहीं आ रही। क्लास में दाखिल होता सरफराज जलाल के हाथ में बैग पकड़ाता चेयर पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। जलाल ने बैग उसकी गोद में फेंका और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बेमुरव्वत इंसान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जलाल को लकब से नवाजता वो अपने बैग की जिप खोलकर अंदर झांकता फिक्रमंदी से पूछ रहा था। जलाल ने उसकी यह हरकत देखी तो सर झटका। हाय जेनी। स्टूडेंट्स क्लास में आना शुरू हो गए थे, तभी सरफराज पास से गुजरती एक लड़की से बोला, बाय सरफराज। वो भी मुंह बिगाड़ कर बोली तो सरफराज ने जलाल की तरफ देखा जो संजीदा सा बैठा था। वो उठकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। कॉलेज का पहला दिन हो, सिवाय इंसल्ट के कुछ न मिले तो क्या करना चाहिए? सरफराज ने जलाल से पूछा तो जलाल ने बिना उस पर नजर डाले वहां से जाने का इशारा किया। एक गरीब लड़का जो न जाने कैसे कैसे पैसे जमा करके इस कॉलेज में आ पाया है, उससे कोई दोस्ती करने को तैयार नहीं। क्या इंसानियत खत्म होगी इस दुनिया से? एकदम ही दुखी होता और दुखी चेहरा बनाए बोला तो वही लड़की जिसने उसे हेलो बोला था उठकर उसके पास आई। फ्रेंड्स? उसने हाथ आगे बढ़ाया तो सरफराज को तो जैसे खुशी के पतंगे लगे। गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाता मैं, मेरी माँ को जवाब देना है मुझे घर जाकर। उसने रुख मोड़ते हुए कहा तो जलाल मुस्कुराया था, जबकि वो लड़की उसे धक्का देती वापस बैठ गई। दोस्त? सरफराज ने जलाल के सामने हाथ किया तो जलाल संजीदा हो गया। यार कर लो ना दोस्ती, मैं बहुत अच्छा दोस्त बनता हूं। मैं तो बिल्कुल गमस्टिक की तरह चिपक जाता हूं, कभी दोस्ती नहीं तोड़ता। सरफराज उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था और फिर जलाल ने उससे दोस्ती का हाथ मिला लिया था। तुम देख रहे हो, जब से हमारी दोस्ती हुई है सारी दुनिया को आग लग गई है, और इस नकचड़ी को देखा कैसे सांप की तरह फंकारती है। लेक्चर के दौरान वो मुसलसल बोल रहा था। जलाल ने खास उसके लिए अपने पास टेप रखी हुई थी जिसका इस्तेमाल वो एक बार फिर कर चुका था। शाम में क्लब जा रहा हूं, अगर जाना हो तो वक्त पर आ जाना। क्लास खत्म होते ही जलाल ने उसके मुंह से टेप उतारते हुए कहा। यार जिगर, वो जगह अच्छी नहीं होती क्योंकि वहां लोग अच्छे नहीं जाते ना? सरफराज ने आहिस्तगी से कहा। हाँ तो तुम्हें किसने कहा कि मैं कोई अच्छा इंसान हूं? ये रुक कर बोलता हुआ आगे बढ़ गया था। जलाल क्लब जाता तो सरफराज उसके साथ साथ रहता। सरफराज की फैमिली में सिर्फ उसकी दादी थी जो अक्सर बीमार रहती थी। जलाल जाता था उनसे मिलने, लेकिन कभी बात ज्यादा नहीं करता था। अरबाज स्टडीज के दौरान अपना बिजनेस भी संभाला था। जलाल को बिगड़ते देखकर वो परेशान था, मगर एक बात पर मुतमईन था कि जलाल उससे झूठ नहीं बोलता था। वो सरफराज से भी मिल चुका था तो काफी हद तक मुतमईन हो चुका था। बिजनेस से आधी रकम जाने के बाद भी जुनैद साहब के पिछले रिकॉर्ड की वजह से अरबाज को कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। जल्द ही वो कंपनी को अच्छे से संभाल चुका था और दूसरी तरफ वाजिद साहब अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे थे। उन्होंने ताबिश को बिल्कुल ही भुला दिया था। मैं जाना चाहता हूं यहां से, वजह मैं किसी को नहीं बताना चाहता। अपना बैग पैक करता हुआ बिल्कुल संजीदा था। सरफराज ने उसका हाथ पकड़ा तो जलाल ने उसे घूरा। गलत क्यों समझ रहे हो यार, बस इमोशनल हो गया था। सरफराज ने हंसते हुए कहा तो जलाल ने उसका हाथ झटका। कोई और दोस्त मत बना लेना वहां जाकर, मुझसे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा तुझे। सरफराज ने कॉलर झाड़ते हुए कहा तो जलाल मुस्कुराया, मगर सरफराज देख नहीं पाया था। सब पैक करके वो अरबाज के पास आया। भाई आप ताबिश को निकाल दे वहां से। जैसे उन्हें खबर मिली कि वाजिद साहब के मरने की, जलाल ने अपनी जिंदगी के लिए एक प्लान तरतीब दे लिया था। इतने दिनों बाद जलाल ने ताबिश का जिक्र किया था और अरबाज समझ गया था जलाल की जाने की वजह। अरबाज उसे निकाल आया था, मगर उसकी शख्सियत इतनी खराब हो चुकी थी कि अरबाज को काफी वक्त लगा उसे ट्रॉमा से बाहर निकालने में। जलाल तो आउट ऑफ कंट्री जा चुका था अपनी स्टडीज की वजह से। अरबाज ने ताबिश की स्टडीज भी स्टार्ट करवाई। वो नॉर्मल था मगर कभी जलाल की बात नहीं करता था। अरबाज ने भी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। वो भाई था और उसे भाई का फर्ज पूरा करना था। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? ताबिश ने हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो बोला, जी भाई मैं जाना चाहता हूं। ताबिश के इस फैसले से उसे खुशी हुई थी। जलाल जानता था कि अरबाज ने उसका एडमिशन उसी की यूनिवर्सिटी में करवाया है, मगर वो कभी उसके सामने नहीं आया। लेकिन जब उसका गाना सुना तो वो रोक नहीं पाया था खुद को। वो दोस्त था उसका, लेकिन एक दीवार उन दोनों के बीच आ गई थी।
जो वाजिद साहब के मरने के बाद भी कायम थी। उस पर ड्रग्स का इल्जाम लगाया गया तो जलाल को उसकी आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखकर गुस्सा आया था। स्टीफन, मुझे रिहर्सल रूम की रिकॉर्डिंग्स चाहिए। उसका लहजा किसी भी किस्म की रायत से आ रही था। लेकिन क्यों? स्टीफन को समझ नहीं आया था कि जलाल को यह सब क्यों चाहिए था। तुम्हें जो मैंने कहा है बस वही करो, स्टीफन को ऑर्डर देता वो बोला। और स्टीफन मजबूर था। जलाल उसकी यूनिवर्सिटी का खर्चा उठा रहा था। बिना एहसान जतलाए तो जलाल का काम करना ही था। तुम उसे बचा नहीं सकते जलाल, एंजेलिना की आवाज पर वो पलटा था। बचा भी सकते हो, लेकिन अगर... जलाल ने उसे गुस्से से देखा, जैसे उसकी अधूरी बात उसे पसंद ना आई हो। अगर तुम डेट की सीरीज साइन कर लो, वह शातिराना अंदाज में बोली तो जलाल को गुस्सा आया था। डेट चाहते थे कि वो हीरो बने, लेकिन मैं तुम्हें चाहती हूं, इसलिए बस छोटा सा गेम खेला उसके साथ। फिक्र मत करो, तुम जैसे ही साइन करोगे ये सबूत वहां पहुंच जाएगा और फिर वो आजाद होगा। और यहां पर आकर जलाल जिंदगी में दूसरी मर्तबा मजबूर हुआ था। उसने वो सीरीज साइन कर ली थी क्योंकि वो जानता था कि इस मुल्क में उसके लिए मुश्किल होगा ताबिश को रिहा करवाना, और अगर ज्यादा देर होगी तो ताबिश शायद फिर वैसा ना बन पाए जैसा वो था। ताबिश की बेएतबारी बढ़ गई थी। एक बार फिर ताबिश की शख्सियत बिगड़ी थी। वो पाकिस्तान वापस आ गया था और अब अकेला अकेला रहने लगा था। अरफा की मुलाकात उससे यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो बिगड़ी लड़कियों की तरह थी, हर किसी को सबक सिखाती थी। ताबिश के लिए उसने स्टैंड लेना शुरू किया था, बिना ये जाने कि ताबिश जैसा दिखाई देता था वैसा था नहीं। उसकी शख्सियत का खलाब बहुत ही गहरा हो गया था। ताबिश ने उसे अपने बारे में सब बताया तो अरफा ने जलाल को भी उस तकलीफ से गुजारना चाहा जिससे ताबिश गुजरा था, लेकिन वो नाकाम रही। नहीं जाना चाहता मैं अपना घर छोड़कर, लेकिन मुझे जाना पड़ा। जलाल मुसलसल से पीछे धकेल रहा था। और नहीं करना था मैंने किसी फिल्म में काम, नहीं आना था इस फील्ड में, लेकिन आना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। जलाल को मजबूर किया गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके बाजू से खून बह रहा था और वो खामोश खड़े ताबिश के सीने पर दोनों हाथ मारकर उसे पीछे धकेलता जा रहा था। अरबाज और सरफराज वैसे ही खड़े थे। अरफा भी शौक में थी। जलाल की सच्चाई जाने बिना ही उसने क्या कुछ नहीं किया था उसके खिलाफ। जलाल, तुम्हारा खून निकल रहा है, उसका बाजू देखकर ताबिश बोला। उसे अपनी आवाज कहीं दूर खाई से आती महसूस हुई थी। जलाल ने उसे घूरा तो ताबिश ने आगे बढ़कर उसके गले लग गया। आई एम सॉरी जलाल, आई एम रियली सॉरी। जलाल उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर ताबिश ने उसे पूरी मजबूती से पकड़ा हुआ था। ताबिश, पीछे हटो। जब उसकी बाजू की तकलीफ ज्यादा बढ़ी तो वो गुस्से से बोला। ताबिश पीछे हटा तो जलाल ने उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही ताबिश हंसा था। ये तो बिल्कुल पागल है, सरफराज ने अरबाज से पूछा तो अरबाज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम जो कुछ कर चुके हो उसके बाद सॉरी बहुत ही छोटा लफ्ज है ताबिश। जलाल ने कदम पीछे लेते हुए कहा तो ताबिश फौरन आगे बढ़ा। मैंने कुछ नहीं किया जलाल, कभी बदले का नहीं सोचा, कभी भी नहीं। देखो मैंने सबको सजा दी जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी। अब जब दोस्त वापस मिला था तो ताबिश ने उसे सब सच बताया। अरफा के चेहरे पर हैरानी आई थी। वो तो समझी थी इतना अरसा कि जो ताबिश ने उसे टॉर्चर किया वो बासमा की वजह से किया था। वो हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी रस्सियां ढीली हो गई थी मगर उसकी कलाइयों से खून बह रहा था। और बासमा के साथ जो किया वो... जलाल जो आगे बढ़ रहा था एकदम रुक कर बोला। मैं नहीं करना चाहता था वो जलाल, वो मुझे छोड़कर जा रही थी। तुम्हारी तरह वो मेरी दोस्त थी, मेरी हमदर्द थी। मैं जाने नहीं देना चाहता था उसे, पर मुझ पर शैतान हावी हो गया था। जलाल गुस्से में आगे बढ़ा तो वो बोला, मैंने हाथ पार नहीं की थी, लेकिन मैंने दोस्त खो दी थी अपनी। सब कहते थे उसके घर में कोई नहीं बचा। मैं माफी भी नहीं मांग सका था उससे। जलाल से कहो ना कि मुझे माफ कर दे, मैं इसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा कभी। उसने जलाल के सामने हाथ जोड़े तो अरबाज आगे बढ़ा। अरफा भी अपने हाथ खोलती ताबिश के पास आई थी। शेबी, उसने उसके हाथ पकड़े। अरफा तुम चाहती थी ना सब ठीक हो जाए, हम खुश रहे, तो इन्हें कहो कि मुझे माफ कर दे। उसने अरफा की तरफ देखते हुए कहा। जलाल मेरी बात सुनो। अरबाज ने जलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यहां तो कोई फैमिली सीन चल रहा है लगता है। लड़खड़ाकर चलता विकी वहां आया था। उसके पीछे गन पकड़े कुछ लोग थे और वो सब भागकर उन सब पर गन तान कर खड़े हो गए थे। तुम लोग बहुत लंबा ड्रामा करते हो, मैं तो बोर हो गया इस सब से।
अपने एक आदमी को इशारा करता हुआ गन निकालकर जलाल की तरफ देखता हुआ बोला, रुक जाओ वहीं। ताबिश उसे कमरे में जाते देखकर चिल्लाए तो वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराया। वाह, एक तोती में दो तोतों की जान है। यह कहकर वो खबासत से हंसा तो अरफा को उसकी बात पर गुस्सा आया। अपने पीछे खड़े शख्स को कोनी मारती हुए आगे बढ़कर एक थप्पड़ विकी को मार चुकी थी। विकी ने उसे पलट कर थप्पड़ मारा था, फिर उसे बाजू से पकड़कर उसने अपने आदमी की तरफ धकेला था। हाथ टूट गए क्या तुम्हारे? वो गुस्से से धाड़ा डरी सहमी बासमा को शख्स जबरदस्ती बाहर लाया था। जलाल को देखते ही उसके पास आने के लिए जोर लगाने की लगी थी। विकी ने बासमा पर गन तान ली थी और जलाल का गुस्सा अब हद से बाहर हो गया था। नो नो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना क्या है ना कि गलती से अगर गोली चल गई तो ये बेचारी तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगतती ऊपर जब पहुंच जाएगी। चेहरे पर मसनूई फिक्र तारी की विकी बोला तो जलाल ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका। उसे छोड़ दो विकी, ताबिश ने गुस्से से कहा तो विकी हंसा। यार, दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, भूल गए क्या? आज ही तो इसकी कमजोरी हाथ लगी है, बल्कि हाथ क्या लगी है, पूरी लॉटरी निकल आई है। वो खबासत से बासमा को देखते हुए बोला तो ताबिश और जलाल दोनों आगे बढ़े। विकी ने हवाई फायर करके उन दोनों को रुकवाया था। मेरे भाई को मारा तुमने जलाल, मैं बहुत मोहब्बत करता था उससे। तुम्हारी भी सबसे प्यारी चीज आज तुमसे छीन लूंगा तो तुम भी खाली हाथ रह जाओगे मेरी तरह। विकी ने यह कहते साथ ही गोली चलाई थी। जलाल नहीं गया था, मैं गया था नोमी के कमरे में, और इसे मारना मकसद नहीं था मेरा। मेरे कुछ कहने से पहले ही मर गया था वो। गोली की आवाज सुनते ही ताबिश बोला था। परीसा की आंख खुली तो उसकी नजर कुर्सी के पुश से टेक लगाए सोए आबिस पर पड़ी। उसकी टांग का जख्म गहरा नहीं था, वो आसानी से चल सकती थी। उसकी सिर्फ सर और बाजू की चोट ज्यादा थी। हॉस्पिटल के कमरे से उसे वहशत होने लगी। वो बेड से उतरकर आबिस के पास आई थी। आबिस? उसके पास पहुंचकर उसने आबिस को पुकारा तो वो एकदम हड़बड़ा कर उठा। परीसा को सामने देखकर वो भी खड़ा हो गया था। तुम पागल हो गए हो क्या परीसा? बेड से क्यों उठी? उसका हाथ पकड़ता वो वापस उसे बेड तक लाया था। मैं तुम्हें किस एंगल से पागल लग रही हूं, बताना जरा? परीसा ने गुस्से से पूछा तो आबिस ने उसके बाजू की पट्टी देखते हुए कहा, इस वक्त तो हर एंगल से तुम मुझे पागल ही लग रही हो। क्या जरूरत थी बेड से उतरने की? मुझे आवाज देती थी ना। आबिस उसे डांटते हुए कह रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि यह पहली और आखिरी बार था जब वो ये काम कर रहा था। परीसा उसे आगे से मौका कहां देने वाली थी डांटने का। फोन दो मुझे अपना, मुझे जलाल से बात करनी है, परीसा ने उसे घूरते हुए कहा। नो वे, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। आबिस ने फौरन इनकार करते हुए कहा तो परीसा उसे हटाती हुई खड़ी हुई। परीसा रुक जाओ ना। बस करो आबिस, मैं इतने घंटे से यहां हूं, मुझे यह तक मालूम नहीं कि बासमा कैसी है, अरफा और वो ताबिश। परीसा ने गुस्से और बेबसी से कहा। ओके, मैं बात करवाता हूं, तुम रिलैक्स हो जाओ। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसने अपना फोन निकाला। अरबाज का नंबर मिलाया तो कोई उठा नहीं रहा था। जलाल का नंबर मिलाओ। परीसा समझ गई थी कि दूसरी तरफ से फोन नहीं उठाएगा तो उसने जलाल का नाम लिया। अब इसके पास उसका नंबर नहीं था। उसने परीसा को देखकर मासूम शक्ल बनाई तो परीसा ने नाम इस सर हिलाया, फिर उसे नंबर बताने लगी। इससे पहले कि वो डायल करता अरबाज की कॉल आ गई थी। हेलो अरबाज, आबिस ने फोन पिक करते हुए कहा। मैं सरफराज बात कर रहा हूं। भाई तो अंदर गए हैं जहां उस अरफा और ताबिश ने बासमा भाभी को किडनैप करके रखा हुआ है, सरफराज ने गुस्से से कहा और फोन काट दिया था। वो अरबाज के पीछे अंदर भाग गया था, जबकि दूसरी तरफ से परीसा जिद करने लगी थी कि उसे अरफा से बात करनी है, उससे मिलना है। आबिस ने मजबूरन उसे सुबह के बजाय उसी वक्त डिस्चार्ज करवाया था। आबिस ने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहा तो परीसा ने उसे फिलहाल रोक दिया। पहले वो अरफा को समझाना चाहती थी। अरबाज के फोन की लोकेशन चेक करते हुए लोग ताबिश के घर की तरफ रवाना हो गए थे। उनका घर काफी दूर था, उन्हें पहुंचने में काफी वक्त लगा। सुनो परीसा, तुम यही रहोगी, मुझे पहले अंदर के हालात देखने दो। आबिस ने अपने पड़ोसी जरियाब से कार मांग ली थी ताकि परीसा को कोई तकलीफ न हो। बज़ाहिर तो परीसा ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया था, मगर वो ही जानती थी कि वो उसकी कितनी बात मानने वाली है। आबिस ने दरवाजा खोला तो कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो खामोशी से चल रहा था, बिना अपनी मौजूदगी की आवाज किए। दरवाजे की ओट में होकर उसने अंदर देखा तो मंजर अलग ही मिला। वो जो सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस को फोन करो आबिस। परीसा की आवाज पर आबिस ने झट से मुड़कर उसे देखा। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहां आने से।
आबिस बाद में लड़ लेना, अभी पुलिस को फोन करो, अंदर कुछ भी हो सकता है। परिसा भी परेशान हो चुकी थी। तभी अंदर से आवाज बुलंद हुई, मेरे भाई को मारा तुमने जलाल, मैं बहुत मोहब्बत करता था उससे, तुम्हारी भी सबसे प्यारी चीज को आज तुमसे छीन लूंगा। विकी ने ये कहते साथ ही गोली चलाई थी। गोली की आवाज सुनते ही ताबिश ने भी वो अपनी बात कही थी और सभी सुन खड़े थे। परिसा ने गौर से जलाल और साथ खड़े ताबिश को देखा, जो कहीं से दुश्मन नहीं लग रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि अरफा ने ऐसा क्यों किया था। फिर जलाल की नजरें बासमा पर थी, जो मुसलसल विकी से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। गोली की आवाज से वो डर गई थी। जलाल ने आगे बढ़कर ताबिश को गिरेबान से पकड़ा। ताबिश के कुछ भी कहने से पहले ही वो उसकी शर्ट को फाड़ चुका था। विकी हवा में गोली चलाने के बाद ताबिश की बात सुनकर हैरत ज़दा खड़ा था। वो जलाल की इस हरकत को भी समझ नहीं पाया था। ये क्या बदतमीजी है जलाल? ताबिश ने अपनी शर्ट का हाल देखते हुए पूछा तो जलाल ने उसे इग्नोर करके उसकी शर्ट के कपड़े को अपने बाजू पर बांधने लगा, जहां से अभी भी खून बह रहा था। ताबिश ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। विकी ने यह सब देखकर बासमा के बाजू पर दबाव बढ़ाया तो वह चिल्लाई थी। परिसा आगे बढ़ने लगी तो आबिस ने उसे रोका और खुद आहिस्तगी से आगे बढ़ा, जबकि जलाल ताबिश को हटाता विकी की तरफ बढ़ा था। तुमने मारा मेरे भाई को। विकी ने गन अब ताबिश की तरफ की तो सरफराज ने माथा पीट लिया। चलो भाई, अब नई कहानी शुरू। भाई खुद मरा है और वो भी दिल के दौरे से। सरफराज ने चिढ़ते हुए कहा तो विकी ने उसकी तरफ गोली चलाई। सरफराज अपनी जगह से उछला था। पागल हो गए हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरबाज के पीछे छुपते सरफराज ने कहा तो अरबाज भी आगे आया था। देखो विकी, होश से काम लो, तुम्हारे भाई की मौत ऐसे ही लिखी थी। मौत तो यहां सबकी लिखी है और आज ही लिखी है। विकी ने यह कहकर गन का रुख ताबिश की तरफ किया। पहले तू मरेगा, मेरे साथ तू खेल खेल रहा था ना? परिसा और आबिस तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह हो क्या रहा है। आबिस पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। जलाल का नाम ही काफी था बताने के लिए। पुलिस अब शायद वक्त पर पहुंच जाए। इससे पहले कि विकी गोली चलाता, जलाल ने बासमा का नाम पुकारा, जो मुसलसल रो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था बासमा के मेरी कमजोरी कभी मत बनना। जलाल के सख्त लहजे में कहने पर बासमा रोना भूलकर उसे देखने लगी और बोली, मैं नहीं बनूंगी आपकी कमजोरी। उसकी बात पर जलाल मुस्कुराए तो बासमा बिना आंखों से मुस्कुराई थी और अगले ही पल उसने विकी के पेट में कोहनी मारी। जैसे ही वो पीछे हुआ तो बासमा ने उसके हाथ से गन छीन ली थी। जलाल ने आगे बढ़कर बासमा को अपनी तरफ खींचा। उसे अपने साथ लगाता वो एकदम ही पुरसुकून हुआ था। गन उसके हाथ से लेकर विकी पर वो तान चुका था। परिसा के लिए बासमा की यह तब्दीली हैरान कुन थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बासमा ने कहा तो वो बोला, ठीक है तुम भाई के पास जाओ। धीरे से उसके बालों में लब रखता वो नरमी से बोला। बासमा सर झुकाए अरबाज के पास जाकर खड़ी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? अपने साथी से गन छीनकर उसने जैसे ही बासमा पर गोली चलानी चाहिए तो जलाल ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया था। विकी के साथी वैसे ही खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। अब इसने एकदम एक शख्स के पीछे आते उसे लात मारकर गिराया था। अगले ही पल उसकी गन छीनकर दूसरों पर तान चुका था। बाकी सब अलर्ट हुए थे। अपने हाथ पकड़े दोनों आदमियों के अरफा ने हाथ मरोड़ दिए थे। ताबिश और सरफराज ने भी विकी के 2 बंदों को पकड़ लिया था। अजीब सा ही माहौल हो गया था। आसपास लड़ाई हो रही थी और बासमा इस सबसे घबराने लगी थी, जबकि परिसा बिना किसी की परवाह किए बासमा की तरफ बढ़ी थी। क्या जरूरत थी इसे यहां लाने की? परिसा जो बासमा की तरफ बढ़ रही थी गोली चलने की आवाज पर रुकी। अरबाज उसे देख चुका था। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा और बढ़ा तो आबिस भी था। मेरी बहन मुश्किल में थी तो मुझे आना ही था। अरफा के कानों में परिसा की यह बात पड़ी। वो एक पल को अपने किए पर शर्मिंदा हुई थी। तुम बासमा और परिसा को लेकर जाओ यहां से। अरबाज ने आबिस के हाथ से गन लेते हुए कहा। यहां वो उनसे बात कर रहा था जबकि जमीन पर बड़ा माइक सबकी दुर्गुत बने देखकर फिर से दर्द से कराहने लगा था। ताबिश ने उसका कराहना सुना तो उसे एक और लात मारी। इससे हाथ मिलाया था तुमने? उसके हाथ पर जूता रखता वो बोला तो माइक दर्द से चिल्लाया। मुझे बस सबूत चाहिए थे जो अरफा के पास थे, इसलिए विकी की बात मानी। वो सच बताना शुरू हुआ था। तुम्हारे खिलाफ सब सबूत मिल गए, तुम्हें मिल जाएंगे। एक बड़ी रकम भी जिससे तुम आसानी से अपने कई साल गुजार सकते हो। विकी उसके सामने बैठा हाथ में शराब लिए बोल रहा था। मुझे क्या करना होगा? माइक ने पूछा तो वो बोला, बस वो लड़की चाहिए जो जलाल की कमजोरी है। माइक ने हंसते हुए उससे हाथ मिला लिया था। ताबिश के कहने पर वो अरफा के साथ वहां आ गया था, मगर अपनी लोकेशन भी विकी को भेज चुका था। कमीने इंसान। ताबिश ने उसकी टांग पर गोली चलाई थी।
वो दर्द से चिल्लाने लगा और दूसरी तरफ जलाल को भी शदीद गुस्सा आ चुका था। कहा था ना कि मैं मामला खत्म करने जा रहा हूं, तुम पहल मत करना। पैदर पे मुक्के उसके चेहरे पर मारता जलाल उस वक्त गुस्से में बेकाबू हो चुका था। बासमा चेहरा छुपाए रो रही थी। ताबिश और सरफराज दोनों उसकी तरफ बढ़े थे। जलाल, दोनों ने एक साथ उसे पुकारा और फिर एक दूसरे पर एक तेज नजर डाली। दूर हटो तुम दोनों। इसने हाथ कैसे लगाया बासमा को? उसका गुस्सा देखकर अरफा भी डर गई थी। ताबिश ने जबरदस्ती उसे पीछे किया और उसे गले लगाता वो आहिस्तगी से बोला, गुड़िया डर रही है जलाल, छोड़ो उसे। ताबिश की इस एक बात ने मजाहमत करते जलाल को खामोश करवा दिया था। जलाल ने बासमा की तरफ देखना शुरू किया जो डर से कांपना शुरू हो चुकी थी। सबका ध्यान विकी से हट चुका था। उसके साथी तो फर्श की धूल चाड़ रहे थे। अरफा की नजर ताबिश पर पड़ी थी। वो भी जैसे मुंतजिर थी उसके कुछ कहने के। फिर उसके इशारतन कुछ कहने पर वो सर झुकाए परीसा की तरफ मुड़ी थी। मुझे माफ कर दो परीसा, मैं बहुत ही मतलबी हूं। मैं मानती हूं और कभी बदल नहीं सकती, लेकिन शैबी के लिए कुछ भी कर सकती हूं। अरफा का माफी मांगने का अंदाज आबिस को सुलगा गया था। परीसा ने उसे रोका था कुछ भी कहने के लिए और फिर उसका हाथ पकड़कर परीसा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ की। मामा ने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वो तुम्हें अपने हाथों बर्बादी की तरफ धकेल चुकी हैं। तुम्हें बचा लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तुमने इस मासूम को भी इस्तेमाल किया अपने मतलब के लिए। परीसा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा तो वो बोली, मैं सॉरी करती हूं ना आप सबसे। लहजे और शक्ल पर शर्मिंदगी न होने के बावजूद भी परीसा ने उसे माफ कर दिया था। अरफा ने मुड़कर ताबिश की तरफ देखा जो मुस्कुराया था। फर्श पर पड़े विकी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए गन उठाई। बदले की आग ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। जलाल, आई विल किल यू। उसने ऊंची आवाज में पुकारा तो बासमा की तरफ हाथ बढ़ाता जलाल फौरन पलटा। उसी वक्त उसने गोली चला दी थी। जलाल की नजर बेसाख्ता ताबिश पर गई जिसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट एकदम ही तकलीफ में ढल गई थी। उसका हाथ अपने पेट पर गया था जिससे निकलने वाला गर्म खून उसके हाथ को सुर्ख कर गया था। वो लड़खड़ाया था और सामने खड़ी अरफा परीसा से अपना हाथ छुड़ाकर उसके पास भागती हुई आई थी। दोनों एक साथ जमीन पर गिरे थे। वादा खिलाफी नहीं करना, तुमने कहा था कि सब ठीक होगा। अरफा रोते हुए बोल रही थी और ताबिश के चेहरे पर तकलीफ से मुस्कुराहट आई थी। जलाल भी उसकी तरफ बढ़ा था। जलाल के चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर ताबिश को खुशी हुई थी। फिर उसने अरफा की तरफ देखा। कभी नहीं कहा तुमसे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, पर आज बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, खुद से भी ज्यादा। इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। नहीं, खून बह रहा है, चलो तुम ज्यादा बातें मत करो। अरफा ने उसे उठाना चाहा तो जलाल आगे बढ़ा। माफ कर दो जलाल, मेरी गुड़िया का ख्याल। ताबिश मुस्कुराता हुआ बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। उससे सांस लेना मुश्किल हुआ तो उसने हाथ आगे बढ़ाया और तभी दूसरी गोली चली और वो अपनी जगह पर साकित हो गया। विकी ने जैसे ही बासमा की तरफ गन की तो परीसा आगे आ चुकी थी। गोली चलते ही उनके सामने आते अरबाज को गोली लगी। भाई! बासमा भी पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। परीसा ने बेयकीनी से फर्श पर गिरते अरबाज को देखा। ताबिश की आंखें बंद करते ही अरफा खड़ी हुई थी। उसके हाथ में लोडेड गन थी। वो पूरी गन विकी पर खाली कर चुकी थी। फिर वो चकराकर ताबिश के बराबर में गिरी और जलाल इन सब के दरमियान खड़ा था। दोस्त, भाई, बीवी, सब कुछ उसे खत्म होता हुआ महसूस हुआ था। कार जैसे ही पोर्च में रुकी तो आबिस ने मुड़कर पीछे देखा। वो कई घंटों से खामोश था। घर आ गया है जलाल। उसे वैसे ही बैठे देखकर आबिस ने कहा तो जलाल खामोशी से कार से निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। बासमा सोफे के पास खड़ी थी। वो बिना उसे देखे ऊपर की तरफ बढ़ गया था। बासमा के आंसू तेजी से बहने लगे थे। आबिस ने जलाल की यह हालत देखी तो वापस चला गया। वो कमरे में दाखिल हुआ, बेड पर बैठ गया था। खून से रंगी शर्ट जिस पर उसका अपना, अरबाज का और ताबिश तीनों का खून लगा था। शर्ट उतार कर उसने हाथ में ली। वो बिल्कुल खामोश था। वो कभी रोया नहीं था जिंदगी में। हर बार खुद को संभाल लिया था उसने, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा था। कितना कुछ किया था उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए। एक बुरा लड़का बना, एक गुस्सील, जिद्दी, मगरूर, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन आज वो टूट गया था। उसकी आंख से आंसू निकलकर उसकी शर्ट में जज्ब हो गया था। आबिस, वो ठीक है? आबिस को देखकर परीसा ने बेचैनी से पूछा। तुम सुबह अम्मी के साथ बासमा के पास चली जाना परीसा, आबिस ने थके हुए अंदाज में कहा। क्यों आबिस, क्या हुआ है? वो बोल नहीं रहा कुछ भी परीसा। उसकी यह खामोशी बासमा को भी बहुत परेशान कर रही है।
मेरा और बासमा का कभी ऐसा ताल्लुक नहीं रहा कि मैं उसे तसल्ली दे सकता, इसलिए वहां से आ गया। आबिस ने कुर्सी के पुश से टेक लगाई थी। परीसा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आबिस ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। सब कुछ बिगड़ गया है परीसा, आबिस ने दुख से कहा तो परीसा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। कमरे में बंद बासमा मुसलसल रो रही थी। बुआ बहुत बार जा चुकी थी उसके पास, मगर वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। परीसा और हरीम बेगम को देखकर बुआ ने उन्हें बासमा की हालत बताई। और जलाल? परीसा ने जलाल के बारे में पूछा तो बुआ के चेहरे पर दुख आया। वो भी रात से कमरा बंद किए बैठे हैं। पहले तो अरबाज बेटा उन्हें निकाल लाते थे कमरे से, मगर अब। बुआ ने आंख में आया आंसू साफ किया। परीसा को रश्क आया था जलाल पर, जिसके पास खूनी रिश्ते ज्यादा नहीं थे मगर मोहब्बत उसके पास सबकी थी। फूफो, आप बासमा की पसंद का नाश्ता बना देंगी? परीसा ने हरीम बेगम को कहा तो वो बासमा को देखने के लिए मचल रही थी। अपने हाथ से खिलाई गया उसे, परीसा ने कहा तो वो बुआ के साथ किचन में चली गई। परीसा ने बुआ के बताए कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लाइट ऑन करती वो परीसा अंदर दाखिल हुई। बासमा जो अंधेरे कमरे में दुबकी बैठी थी, लाइट ऑन होते ही मजीद खुद में सिमट गई। बासमा, परीसा ने उसे पुकारा तो वो भी एकदम सर उठाकर उसे देखने लगी। आप भी, सब खत्म हो गया। परीसा को देखकर वो एक बार फिर रोना शुरू हो चुकी थी। परीसा ने बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ लगाया। उसके बाजू के जख्म में अभी भी दर्द की लहरें उठी थी मगर वो बर्दाश्त कर गई। बासमा, तुम्हें उसके पास जाना होगा, उसे जरूरत है तुम्हारी। परीसा ने कहा तो उसने सर उठाते हुए नाम में सर हिलाया। मैं नहीं जा सकती आपी, मैं नफरत नहीं देख सकती उनकी आंखों में अपने लिए। नहीं बासमा, वो तुमसे नफरत कैसे कर सकता है? परीसा ने उसे समझाया तो वो बोली, आपी, उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ बासमा, तुम्हारी तकलीफ में उसने तुम्हारा साथ दिया था ना, तुम्हारा ख्याल रखा, तो अब वो तकलीफ में है तो तुम्हें उसे अकेला छोड़कर यहां खुद को बंद नहीं करना चाहिए। परीसा की बात पर वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। आप ही, मेरी वजह से भाई। बासमा, वो कल रात से रूम में बंद है, उसके पास जाओ, और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, समझी तुम? परीसा ने उसकी बात काटते उसे झंझोड़ते हुए कहा तो आंसू साफ करती उठी। वो मुझसे नफरत नहीं करेंगे ना? बासमा ने आंसू साफ करते हुए पूछा। दिल में उमड़ते डर को एक बार फिर झुठलाना चाहा था। नहीं बासमा, बल्कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा होगा, उसके पास तुम ही हो उसकी अपनी। परीसा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, फिर उसे लिए बाहर आ गई थी। बासमा जलाल के रूम की तरफ देखती सीढ़ियां चढ़ रही थी। हरीम बेगम ने बाहर आते उसे पुकारना चाहा तो परीसा ने उसे रोक दिया। अभी नहीं फूफू, इस वक्त उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वो परीसा की बात समझती उसके साथ लाउंज के सोफे पर बैठ चुकी थी। आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। वो बेड पर कल रात से ही एक ही पोजीशन में बैठा था, शर्ट हाथ में पकड़े। बैल्कनी से आती सूरज की किरणों ने कमरे को काफी हद तक रोशन किया हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाती जलाल के पास आई। शर्ट ना होने की वजह से बासमा ने उसके बाजू पर बंधी पट्टी को गौर से देखा जो सुर्ख हो रही थी। उसकी पहनी व्हाइट शर्ट पर भी खून के धब्बे मौजूद थे। उसने धीरे से उसके जख्म की तरफ हाथ बढ़ाया। पट्टी पर धीरे से उंगली रखती वो फूंक मार रही थी, जैसे उसका दर्द कम करना चाह रही हो। जलाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहां दर्द नहीं है बासमा, यहां है। उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता वो दुख से बोला था। बासमा की आंख से आंसू निकला और वो बोली, आई एम सॉरी। बासमा ने आगे बढ़कर उसके सीने पर सर रखते हुए कहा। जलाल ने उसे बाजू के घेरे में ले लिया था। मैं हर बार मजबूत नहीं बन सकता बासमा, हर बार सब्र भी नहीं कर सकता। बासमा की नजर उसके हाथ में मौजूद शर्ट पर पड़ी। मैं सोना चाहता हूं बासमा, लेकिन मैं सो नहीं सकता। मैं डरता हूं सब खोने से, सब के खत्म होने से। भाई ने उस दिन भी कहा था कि मैं सोकर उठूंगा तो डैड मेरे पास होंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। बासमा उसकी बातें सुन रही थी। उसने कभी जलाल की ये साइड नहीं देखी थी। मैंने दुआ की है अल्लाह से, भाई को कुछ नहीं होगा। उससे अलग होकर वो पीछे होकर बैठी। जलाल का हाथ पकड़कर उसे लेटने का इशारा कर चुकी थी। वो जब जब कमजोर हुई थी जलाल उसका सहारा बना था और अब उसे मजबूत बनना था। जलाल खामोशी से उसकी गोद में सर रखकर लेट गया था। शर्ट वैसे ही उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। बासमा ने उसके आंखों पर हाथ रखा और कुछ पढ़कर उस पर फूंकने लगी। उस वक्त जलाल उसे एक छोटा सा बच्चा लग रहा था जो किसी अपने को खोने के डर से सोना नहीं चाहता था। वो धीरे से उसके बाल सहलाने लगी। परीसा ने सही कहा था कि वो उससे नफरत कभी नहीं कर सकता।
उसे ही समझने में देर लगी थी। उसने जलाल की आंखों से हाथ हटाया तो वो सो चुका था। आप बहुत अच्छे हैं जलाल, और अल्लाह ताला आपसे कभी किसी को दूर नहीं करेंगे। वो उसका चेहरा देखती बोल रही थी, फिर ब्लैंकेट खींचकर उसने जलाल के ऊपर डाल दिया। वो दिल ही दिल में अरबाज की जिंदगी के लिए भी दुआ कर रही थी। तभी उसके दिल में ताबिश का ख्याल आया। उसने जलाल की तरफ देखा, उसकी आंख से आंसू निकला था। माफ करना मुश्किल था लेकिन उसने कर दिया था। उसने आंसू साफ करते हुए अपनी दुआ में ताबिश को भी शामिल कर लिया था। अरफा तो सदमे के जेर असर गोलियां चला चुकी थी, मगर सिर्फ एक ही गोली विकी को लगी, और वो भी उसकी टांग पर। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने विकी और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया था। आप इसकी नजर लाउंज में लगे कैमरे पर पड़ी तो इंस्पेक्टर को सीसीटीवी फुटेज को बतौर सबूत शामिल करने का कहकर ताबिश, अरफा और अरबाज को हॉस्पिटल ले जाने लगा। अरबाज को गोली दिल के करीब लगी थी। उसकी सांसें मध्यम हो रही थी। अरफा की हालत भी ठीक नहीं थी। उन तीनों को इमरजेंसी में ले जाया गया था। ताबिश का खून काफी ज्यादा बह गया था। डॉक्टर ने पहले कह दिया था कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अरफा की बेहोशी ज्यादा लंबी नहीं थी। उसे होश आ गया था, मगर ताबिश को देखने पर वो जिद कर रही थी। उसे फिर से सुकून का इंजेक्शन लगा दिया गया था। परिसा बासमा को लेकर घर आ चुकी थी। सरफराज और आबिस हॉस्पिटल में मौजूद थे, जबकि सरफराज आबिस को कहकर जलाल को घर भिजवा चुका था। वो जानता था कि उस वक्त जलाल को जिसकी जरूरत है वो घर पर मौजूद है। वो कभी नहीं बोलेगा, कभी भी अपना दुख जाहिर नहीं करेगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि बासमा उसको संभालेगी। खुद पर बोझ महसूस करके जलाल ने आंखें खोली तो बासमा का सर उसके कंधे पर था। जलाल ने सीधा होकर उसके माथे के आगे हाथ रखा। उठकर बैठते हुए उसने बासमा को लिटाया और फिर फ्रेश होकर बाहर आकर उसने अपना मोबाइल उठाया था। सरफराज का नंबर मिलाते उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुछ भी गलत सुनने से बचने के लिए तो घर आया था। इससे पहले कि वो नंबर डायल करता उसके कमरे का दरवाजा बजा। बासमा भी डर कर उठ बैठी थी। जलाल के दरवाजा खोलते ही सरफराज को उसके गले लगा। उसके रोने पर जलाल का दिल बैठ गया था। बासमा भी डरती हुई बेड से उतरी थी। डोंट वरी जलाल, वो दोनों ठीक है, उन्हें होश भी आ चुका है। सरफराज रोते हुए बोला तो जलाल की गिरफ्त उस पर मजबूत हुई और उसका दिल फौरन अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ था। चल जल्दी चल, भाई पहले तेरा ही पूछेंगे। उससे अलग होता सरफराज बोला तो जलाल ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। जलाल अपनी शर्ट लेने के लिए पलटा। वो उस वक्त वही टी शर्ट पहने होता जो कल उसने उतारी थी। उसके पलटते ही बासमा जल्दी से उसके सीने से लगी। सरफराज का पहले तो मुंह खुला था और फिर हाथ आंखों पर गया था। जलाल ने एक हाथ से दरवाजे को बंद कर दिया था। शुक्र है अल्लाह का कि भाई ठीक है, वो रोते हुए बोल रही थी। शुक्र है। चलो तुम जाओ, नाश्ता करो। नहीं, मुझे भाई के पास जाना है। अभी नहीं बासमा, मैं शाम में लेकर जाऊंगा। अभी जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ। उसे नरमी से खुद से अलग करता वो बोला तो बासमा कमरे से बाहर जाने लगी। तुम्हारा कमरा यह है बासमा। जलाल ने उसे एहसास दिलाया तो वो सर नीचे के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो जल्दी से शर्ट चेंज करके कमरे से निकला। अपने घर में परिसा और एक अजनबी खातून को देखकर वो रुका। मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को नई जिंदगी दी है। हरीम बेगम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो परिसा बोली, ये मेरी अम्मी है और बासमा की भी अम्मी। परिसा के कहने पर जलाल ने हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें शुक्रिया कहा और फिर सरफराज के साथ वो आगे बढ़ गया। देखा आपने, कितना मगरूर इंसान है ये, परिसा ने चिढ़ते हुए कहा। तो हरीम बेगम बोली, अच्छा जाओ बासमा को बुलाकर लाओ ना, बहुत वक्त हो चुका है। हरीम बेगम के कहने पर परिसा ने बुआ को इशारा किया। फिलहाल वो सीढ़ियां चढ़ने का रिस्क लेकर अपनी टांगों को मजीद दर्द नहीं दे सकती थी। अरबाज उस वक्त दवाओं के जेर असर सो रहा था और जलाल उसके पास बैठा अपने भाई के साथ बीते लम्हात को याद कर रहा था। आप हमेशा ही मेरी हिफाजत करते आई हैं भाई, लेकिन इस बार आप मुझे छोड़कर जा रहे थे, ये अच्छा नहीं किया आपने। वो अब शिकायत कर रहा था और अरबाज ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो जलाल ने उसकी तरफ देखा। अरबाज आंखें खोले मुस्कुरा रहा था। अब बस भी कर दें भाई, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। हाँ सही कहते हो तुम, तुम्हारे जितना थोड़ा सा जिद्दी और बदतमीज भी होना चाहिए। पीछे से सरफराज की आवाज पर उसने मुड़कर सरफराज को घूरा। भाई इसे कह दे, अगर बचपन के दोस्त के लिए जवानी के दोस्त जिगर जान को इग्नोर किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। सरफराज की बात सुनकर अरबाज मुस्कुराया, जबकि जलाल उठकर उसे एक मुक्का मार चुका था। ये तूने घर वाला गुस्सा उतारा है ना? वैसे मैंने कुछ देखा तो नहीं था, सरफराज ने उसके कान में कहा तो जलाल ने उसे पीछे धकेला। दोस्त बना दुश्मन,
जलाल की अब की बार की घुरी पर उसने दोनों होंठ मिलाते हुए उंगली की मदद से होंठों को जिप लगाई थी। इससे मिल लो जलाल, बहुत वक्त हो गया है, अब सब ठीक होना चाहिए। अरबाज को बोलने में मुश्किल हो रही थी। भाई, जलाल ने कुछ कहना चाहा और फिर पीछे होता कमरे से निकल गया, क्योंकि अरबाज ने उसे एक बहुत ही मुश्किल काम कहा था, ताबिश से मिलने का। यह गलत किया आपने भाई, मेरा यार बिछड़ जाएगा मुझसे अपने पुराने दोस्त से मिलकर। सरफराज ने दुहाई दी तो अरबाज ने उसे इग्नोर करते हुए आंखें फिर से बंद कर ली थी। फिलहाल वो यही कर सकता था। शेबी, तुम्हें कुछ चाहिए? दरवाजे पर जमी उसकी नजरें देखकर अरफा ने पूछा तो उसने नाम में सर हिलाया। मैं सारा इंतजाम कर लूंगी और फिर यहां से हम चले जाएंगे। वो कभी उसकी मेडिसिन चेक करी थी, कभी रिपोर्ट्स पढ़ने लग जाती थी। ताबिश ने उसे देखा जो उसके होश में आने के बाद से उसके पास थी। नीम बेहोशी में उसका जुनूनीपन देख चुका था। अरफा, ताबिश ने उसे पुकारा तो वो फौरन उसके पास आई। वो दीवानी थी ताबिश की, और ताबिश को उसकी दीवानगी अब जाकर नजर आई थी। मुझे माफ कर देना अरफा, मैंने तुम्हें क्या बना दिया? वो शर्मिंदगी से बोला तो अरफा ने ना में सर हिलाया। तुमने कुछ नहीं किया शेबी, मैं तो ऐसे ही थी और ऐसे ही रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो विकी बच गया मेरे हाथों से, वरना। आखिर में गुस्से से बोल रही थी कि ताबिश ने उसका हाथ पकड़ा। मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूं अरफा, डर कर, खोकर, बदला लेकर नहीं। उसकी आंख से आंसू निकला तो अरफा ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए। हाँ शेबी, मैं भी नॉर्मल जिंदगी चाहती हूं, जहां कोई आरजू ना हो, कोई डेविड ना हो। उसका हाथ मजबूती से पकड़कर वो बोली तो ताबिश ने दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा। दरवाजा नॉक करके जलाल अंदर दाखिल हुआ तो अरफा पीछे हुई थी। जलाल को देखकर वो खड़ी हुई, जबकि ताबिश जलाल के स्पॉट चेहरे को देख रहा था। मुझे बात करनी है इससे, बाहर जाओ, उसने अरफा को बिना देखे कहा तो अरफा हाथ बांधकर खड़ी हो गई। जो बात करनी है मेरे सामने करो, उसने जिद्दीपन से कहा तो जलाल ने गुस्से से उसे घूरा। अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो बाहर दफा हो जाओ, वरना जो कुछ तुम छुपा चुकी हो इससे वो सब बता दिया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे हक में। जलाल की धमकी देने पर वो पांव पटकती कमरे से बाहर आ गई। वो नहीं चाहती थी कि ताबिश ये जाने कि वो कभी बासमा को मारने का प्लान भी बना चुकी थी। जलाल, ताबिश ने उसे पुकारा तो वो आगे बढ़ा। कुछ कहना और रह गया है क्या ताबिश? जलाल ने बेतासुर लहजे में कहा तो ताबिश रोने लगा। उसे रोते देखकर जलाल ने अफसोस से सर हिलाया। बस करो ताबिश, बच्चों की तरह रोने मत लग जाया करो तुम। आगे बढ़कर उसके पास बैठा तो ताबिश ने उसका हाथ पकड़ा। सब झूठे थे जलाल, तुमने मुझे वहां छोड़कर अच्छा नहीं किया। मॉम ने डैड को जहर दे दिया। जब मैं ये जान गया तो वो फिर से मुझे असाइलम भिजवा रही थी। मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरी थी जलाल, मैंने नहीं। उस दिन जब भाई हॉस्पिटल में थे तब मुझे लगा जैसे मुझसे ज्यादा बेबस कोई नहीं होगा जो अपने डैड के कातिल को सजा नहीं दिलवा पा रहा। तुम्हारे डैड को जो चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया ताबिश। मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैं फिर से तुम्हारे करीब आया तो सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। और देखो वही हुआ ना, एक बार फिर से वही हुआ सब। जलाल ताबिश की तरफ देखे बिना बोल रहा था। मुझे मेरा दोस्त वापस दे दो जलाल, मेरे लिए उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। ताबिश ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा तो जलाल ने दूसरा हाथ उसके पेट पर रखा। वो दर्द से कराहा था। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? बीवी को सामने बिठाकर तुम दोस्त से इजहार मोहब्बत कर रहे हो? जलाल का इशारा उसके गोली लगने के बाद के आखिरी अल्फाज पर था। मुझे लगा था कि अब शायद दोबारा तुमसे कभी मिल ना सकूं। जलाल ने उसके जख्म को फिर दबाया तो वह चिल्लाया, क्या कर रहे हो यार, दर्द हो रहा है मुझे। उसका हाथ हटाता वो बोला तो जलाल हंसा। इडियट, तुम बदतमीज। ताबिश ने भी उसे जवाब दिया तो जलाल ने आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ाया। आई एम सॉरी। ताबिश की शर्मिंदगी से कहने पर जलाल का हाथ रुका। इट्स ओके, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। जलाल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया था। वो सब भुला सकता था लेकिन सिर्फ एक बात वो भुला नहीं सकता था, और वो था ताबिश का बासमा को तकलीफ देना, और शायद वो कभी यह भूल न सके। उसका हाथ थपकता वो वहां से बाहर चला गया था। 1 महीने बाद। आप ही में अच्छी नहीं लग रही क्या? परिसा कमरे में से लेने आई जब बासमा ने मुंह बसोरते हुए पूछा। नहीं तो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, परिसा ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। फिर उन्होंने मेरी तारीफ क्यों नहीं की आप ही?
अच्छा, बाद में कर देगा ना, अभी बिजी होगा। परिसा को जलाल के बारे में इतनी नॉर्मली बात करते देखकर बासमा आगे झुककर राजदारी से बोली, आपको वो अच्छे लगते हैं ना? अब नहीं, वो दोबारा पैदा होकर आए तब भी मुझे अच्छा ना लगे। परिसा ने एकदम गुस्से से कहा, अब मुझे कोई शौक भी नहीं है दोबारा पैदा होकर तुम्हारे सामने आने का। जलाल की आवाज पर परिसा मुड़ी थी। तुम यहां क्यों आए? परिसा ने उससे पूछा तो जलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये सवाल तो मेरा होना चाहिए क्योंकि ये मेरा कमरा है। सब ठीक होने के बाद भी अगर कुछ ठीक नहीं हुआ था तो वो था उन दोनों का लड़ना। हमें देर हो रही है, चलो। बासमा का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए बोला तो परिसा उससे घूरती रह गई थी। उसके पीछे कमरे से बाहर निकली तो सीढ़ियों पर अरबाज से जा टकराई। अरबाज ने निगाहें झुका ली थी। वो अपने दिल को उसी दिन मना चुका था जब उसे पता चला था कि परिसा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। अब उसके सामने आने पर नजरें झुका लेता था क्योंकि वो गुनाहगार नहीं बनना चाहता था और न ही परिसा को कभी मालूम होने देना चाहता था। अपनी मोहब्बत को उसने अपने दिल में ही दबा लिया था। अपने भाई को समझा ले, आप अपने रिसेप्शन पर खुद ही ले गया है अपनी दुल्हन को। परिसा की शिकायत पर वो हल्का सा मुस्कुराया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरबाज के सीधे सवाल पर वो हंसी। अच्छा तो लगा है पर उसे मत बताइएगा। ये कहकर वो हंसती हुई सीढ़ियां उतर गई और अरबाज भी ऊपर चला गया। अपनी गुनहगार आंखों से देखा है मैंने, अभी तुमने चॉकलेट खाई थी। सरफराज लड़ाका औरतों की तरह बोला तो माहम नजाकत से टिश्यू से मुंह साफ करते हुए बोली, तो क्या ये खाने के लिए नहीं रखी थी? भुक्कड़ लोगों के लिए नहीं है ये, और तुमने तो हाथ साफ कर लिया इन सब पर। सरफराज की इस लकब पर वो तिलमिलाई मगर सब्र के घोंट पी गई थी। पीछे से उसे एक बच्चा नजर आया जो झुक कर सरफराज के जूतों के तस्मे बांध रहा था। वो मुस्कुराई थी। क्या सिर्फ आपकी ही गुनाहगार आंखें? उसके आराम से पूछने पर सरफराज ने नासमझी से उसे देखा। गुनाहगारों के लिए जहन्नम बनी है तो गो टू हेल। जुबान दिखाती उसे चिढ़ाते हुए बोली तो सरफराज एकदम आगे बढ़ा मगर अगले ही पल वो जमीन पर जा गिरा, जूते के तस्मे आपस में बंधे होने की वजह से। किसने किया है ये सब? एकदम वो गुस्से से बोला। क्यों, तुम्हारी गुनहगार आंखों ने नहीं देखा क्या? माहम अपनी हंसी कंट्रोल करती बोली तो सरफराज अपने तस्मे खोलने लगा। तभी माहम ने उसके पीछे से गुजरकर थाल में रखी चॉकलेट्स में से मजीद चॉकलेट्स उठा ली थी। चोरनी कहीं की, सरफराज ने सदमे से कहा तो माहम ने उसे मुंह चढ़ाया और वहां से चली गई। हाय मेरी चोरी वैसे है कितनी प्यारी ना, दिल पर हाथ रखता वो बोला था। आप इस अपना हाथ आगे करना। हॉल में दाखिल होते परिसा को एकदम ही कुछ याद आया था। अब इसने ना समझी से हाथ आगे बढ़ाए तो परिसा ने अपने पर्स में से घड़ी निकालकर उसके हाथ में पहनाई। नाउ यू लुकिंग परफेक्ट। उसके बाजू में बाजू डालती वो मोहब्बत से बोली थी। इतनी मोहब्बत जताओगी तो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करता वो बोला तो परिसा ने उसकी चुटकी काटी। होश में आओ और अंदर चलो। वो जैसे ही आगे बढ़े सामने खड़े फोटोग्राफर ने उन्हें रुकने का कहा। उफ, एक तो अपर क्लास की शादियां। परिसा मजीद कुछ बोलती उससे पहले ही आबिस ने फोटोग्राफर को क्लिक करने का इशारा कर दिया। उसके होंठों पर उंगली रखे खड़ा वो संजीदा था जबकि परिसा नासमझी से उसे देख रही थी। व्हाइट डिनर सूट पहने जलाल ड्राइव करा था। बासमा की मैक्सी भी व्हाइट थी जिसके गले और बाजू पर पर्ल से काम किया गया था। मैक्सी की सेटिंग जलाल ने अपनी मर्जी से करवाई थी और जब ड्रेस और उसका तैयार होकर आया तो बासमा खुशी से फूली नहीं समा रही थी उसे देखकर। उसने फोन करके जलाल का शुक्रिया भी अदा किया था। उसका मेकअप भी जलाल ने ही लाइट रखवाया था। सबने उसकी तारीफ की थी मगर वो जलाल की तारीफ की मुंतजिर थी जिसने उस पर एक नजर डालकर दोबारा नहीं देखा था। वो कार में बैठी उसका जायजा ले रही थी। अच्छा तो उसे हर वक्त ही लगता था लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? खुद पर बासमा की नजरें महसूस करके उसने पूछा तो वो बोल पड़ी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने बिना झिझके तारीफ की तो जलाल मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बासमा ने शर्मा कर सर झुकाया था। हॉल के बाहर कार रोकते उसने उतरकर बासमा की साइड का दरवाजा खोला। गेट पर खड़े 10 लोगों ने जिन्होंने रेड और व्हाइट रोज के बुके उठाए हुए थे, उन्हें यह देखकर खुशगवार हैरत का झटका लगा था कि जलाल किसी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है। जलाल अपनी कोट की पॉकेट से एक रेड रोज निकालकर बासमा की तरफ बढ़ाया। बासमा के चेहरे पर खुशी के रंग देखकर जलाल ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखकर उसके कान के पास झुक गया था।
वो धीरे से उसके कान में अपनी मोहब्बत का इजहार कर गया था और बासमा सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ जलाल को देख रही थी। फिर उसे साथ ही आगे बढ़ गया था। एंट्रेंस पर ही उन पर फूलों की बारिश की गई थी। उनके इस्तकबाल के लिए सब लोग वहां मौजूद थे। कंग्रेचुलेशन जलाल सर एंड मैम। एक लड़की अपने माइक के साथ आगे बढ़ी थी। बासमा ने जलाल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। थैंक यू। उसने मुस्कुराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। सर आपकी ये लव मैरिज है या अरेंज? उस लड़की ने अगला सवाल किया तो जलाल का दिल किया कि सरफराज को गिरबान से पकड़कर यहीं एक दो लगा दे। नो कमेंट्स प्लीज। उसने बासमा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक और लड़की उसके सामने आई। सर सुना है कि आप इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, क्या यह खबर सच है? उसके सवाल पर बासमा ने जलाल का चेहरा देखा। हाँ ये सच है। उसे वजाहत देना कभी पसंद नहीं था। अब भी वो एक जुमला कहकर बासमा के साथ आगे बढ़ गया। वो बासमा का हाथ थामे स्टेज तक आया था। अरबाज ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे मुबारकबाद दी थी। बासमा ने अरबाज का चेहरा देखा। वो काफी बदल गया था। अब वो बहुत कम मुस्कुराता था। हरीम बेगम और माहम भी वहां आगे थे। सब मुकम्मल होकर भी मुकम्मल नहीं था, क्योंकि ताबिश डिस्चार्ज मिलते ही हॉस्पिटल से कहीं चला गया था और जलाल के नाम एक खत छोड़ गया था। कोई नहीं जानता था कि वो अरफा के साथ कहां पर है, लेकिन सब जानते थे कि वो लोग ठीक होंगे। जलाल मुझे तुम्हारी दोस्ती तो मिल गई, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा उस सब के लिए जो मैंने गुड़िया के साथ करना चाहा था। मैं उसका सामना कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे लिए मुझे माफ कर चुकी है, लेकिन उसके दिल में जो मैंने अपना मुकाम खोया है वो दोबारा कभी नहीं पा सकता। मैं सबकी जिंदगी से दूर जा रहा हूं। मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। शायद इतनी गलतियां ना होती। जब तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे तो गुड़िया ने कहा था कि तुम विलन हो, लेकिन जानते हो असल विलन कौन था? वो वक्त, वो हालात। क्योंकि वक्त बहुत ही जालिम है जलाल। विलन बनकर मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया इसने। अब इस विलन से मुकाबला करने का वक्त है जलाल, और मैं कोशिश करूंगा वैसा बनने की जैसा तुम चाहते थे। फकत तुम्हारा दोस्त ताबिश। बैल्कनी में खड़ा वो ताबिश का खत याद कर रहा था। वो उसका दोस्त था और आज बहुत ज्यादा कमी महसूस की थी उसने उसकी, मगर वो जानता था कि उसका चले जाना ही बेहतर था उसके खुद के लिए भी। बासमा ने उसके बाजू के गिर्द हिसार बांधा तो अपने सोचों की दुनिया से वो बाहर आया था। क्या आप सच में एक्टिंग छोड़ रहे हैं? बासमा ने उसे पूछा तो वो बोला, हाँ अब सिर्फ वो करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे मजबूर ना किया गया हो। तो अब आप विलन नहीं बनेंगे? बासमा ने मासूमी से पूछा तो जलाल हंसा। तुम्हारे लिए तो मैं विलन ही रहूंगा। याद नहीं मैंने चाकू मारा था तुम्हें? जलाल ने उसी के अंदाज में कहा तो बासमा ने मुंह बसोरा। जोर से लगा था मुझे और इतना खून भी निकला था। नाराजगी दिखाती वो शिकवा कर रही थी। हाँ जानता हूं, आई एम सॉरी। उसे खुद में बीचे उसके सर पर थोड़ी टिकाए बोल रहा था और बासमा मुस्कुरा दी थी।